दोस्तों, आज के दौर में जब कभी भी फ़िलिस्तीन और इजराइल की जंग के बारे में बात की जाए और हिजबुल्लाह का नाम ना लिया जाए, ये तो भला मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि इजराइल खुद भी पिछले कई सालों से लगातार फ़िलिस्तीन की हमास समेत जितने भी छोटे बड़े ग्रुप हैं उनसे कहीं ज़्यादा बड़ा और उनसे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक दुश्मन हिजबुल्लाह को मानता है। आज के दौर में भी ये देखा जा सकता है कि जब हमास और इजराइल की जंग चल रही है तो इस खतरनाक जंग में भी इजराइल जंग भले ही हमास से कर रहा हो, लेकिन उसका ज़्यादा ध्यान हिजबुल्लाह पर ही लगा हुआ है। बार बार उसको यही खतरा सता रहा है कि हिजबुल्लाह न कूद पड़े, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह कूदा तो इस जंग का नक्शा पूरी तरह से बदल जाएगा और ये जंग एक आम जंग नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर में तक बदल सकती है। इजराइल हिजबुल्लाह से कितना ज़्यादा डरता है और उसको कितना बड़ा और ख़तरनाक दुश्मन समझता है, इस चीज़ का अंदाज़ा आप लोग सिर्फ इसी बात से पर लगा सकते हैं कि जब अभी कुछ दिन पहले ही हमास की तरफ से इजराइल के ख़िलाफ़ जंग शुरू की गई थी, तो जंग शुरू होने के एक दो दिन के बाद ही इजराइल के जो सबसे पक्के दोस्त हैं जैसा कि अमेरिका और यूके वगैरह, इन्होंने मेडिटेरियन सी में मतलब इजराइल के बराबर में ही जो समंदर है उसके अंदर अपने वॉरशिप्स भेजना शुरू कर दिए। अमेरिका के मुताबिक ये वॉरशिप्स वैसे तो इसलिए भेजे गए हैं ताकि फ़िलहाल इस इलाके की जो दूसरी शक्तियां हैं, जो दूसरे देश हैं, वो इस जंग में कूदने की बेवकूफ़ी ना दिखाए और यहाँ पर ये छोटी जंग एक बड़ी जंग मतलब कि वर्ल्ड वॉर वगैरह में ना बदल जाए। मगर दोस्तों, अमेरिका की तरफ से ये तो सिर्फ दिखावा था, वरना मिडिल ईस्ट और वोंग के बारे में आप लोगों ने जो समझ रखता है वो ये जानता होगा। ये जो वॉस ये सैंप आए हैं ये सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह के लिए आए हैं, ताकि हिजबुल्लाह के इसके ज़रिए से डरा कर ये संदेश दिया जाए तुम जंग में कूदने की कोशिश ना करो, क्योंकि अगर तुम जंग में कूदोगे तो अमेरिका यहाँ पर मदद करने के लिए ऑलरेडी मौजूद है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी अपने सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल को ही मानता है, बल्कि उसके अंदर अगर आप लोग इतिहास के झांक कर देखोगे तो उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इजराइल का ख़ात्मा करना है। साथ ही साथ उसका मकसद ये भी है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी वेस्टर्न ताकतें मौजूद है उनको इस इलाके से खदेड़ दिया जाए। मगर अब सवाल यही है कि आखिर ये हिजबुल्लाह है क्या? हमास और हिजबुल्लाह में क्या फ़र्क है? अगर हमास फ़िलिस्तीन के इलाके के गजा पट्टी में रहता है तो आखिर ये हिजबुल्लाह कहाँ रहता है? साथ ही साथ सवाल तो ये भी है, आखिर इजराइल हिजबुल्लाह को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन क्यों मानता है? और क्या सच में हिजबुल्लाह ने इजराइल को कई बार हराया है जैसा कि वो दावा करता है? वरना तो हम लोगों को अभी तक ये बताया जाता है कि इजराइल कभी किसी से ना हारा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम अपने इन सारे सवालों के जवाब आसान भाषा में जानने की कोशिश करते हैं। RSH नेटवर्क के नौजवान फ्रेंड्स, हिजबुल्लाह के बारे में फ्रेंड्स कुछ भी जानने के पहले समझना ज़रूरी है कि हम लेबनान के इस देश के बारे में जानें। दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद ये बड़ा ही छोटा देश है, ज़्यादातर अपना बॉर्डर सीरिया के साथ शेयर करता है। जबकि आप लोग साउथ के साइड में देखेंगे तो पूरे इलाके में इजराइल मौजूद है। ये देश खुद में ही ज़्यादा खूबसूरत है, बल्कि हज़ारों साल पुराना ही इतिहास में काफ़ी पुराना रहा है। मगर इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर वो इंटरेस्टिंग चीज़ जो दुनिया के बाकी अलग देशों से अलग बनाती है वो है इस देश का गवर्नमेंट सिस्टम। इस देश में ऐसा सिस्टम पाया जाता है जो दुनिया के किसी और इलाके में शायद देखने को मिले। दोस्तों, अगर आप लोग इस इतिहास में पीछे जाएंगे तो मिडिल ईस्ट के इलाकों में लेबनान नाम का ये छोटा सा इलाका सदियों तक सल्तनत उस्मानिया के अंडर में ही काम किया करता था। मगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई तो इस पर फ्रांस ने कब्ज़ा कर लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लेबनान नाम के इस देश को भी आज़ादी मिली और आज़ादी के फ़ौरन बाद ही इस देश में बड़ा ही इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया। वो सिस्टम ये है कि इस देश का हमेशा जो राष्ट्रपति होगा वो एक ईसाई होगा, जबकि वो एक प्रधानमंत्री होगा वो शिया होगा और जो पार्लियामेंट का स्पीकर होगा वो सुन्नी मुस्लिम होगा। दरअसल दोस्तों, फ्रांस की तरफ से जब इस देश को आज़ाद किया गया था तो इस देश में मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों के भी अच्छी खासी तादाद थी, तो इसलिए फ्रांस ने आज़ाद तो किया मगर ये वाला सिस्टम लागू किया। ऊपर ये मुसलमान थे वो दो टुकड़ों में बांटा गया, जो शिया और सुन्नी, जो उनको भी एक एक पोजीशन दे दी गई। गवर्नमेंट का ये सिस्टम अभी तक लागू है। हाँ, वो बात अलग है कि अभी तक ये थोड़े बहुत चेंज होती आई हैं। जो 2020 के एक रिपोर्टिंग के
एक रिपोर्ट की बात कर लूँ तो इस देश के अंदर जहाँ एक तरफ 67% के करीब मुस्लिम आबादी है, तो 32% की तरफ इधर ईसाई आबादी है। तो 1% के तरफ ऐसे भी हैं जो इस्लाम और ईसाइयत के अलावा किसी और धर्म को फॉलो करते हैं। मुसलमानों में तो 2020 के मुताबिक जहाँ एक तरफ 32% के करीब सुन्नी है, तो 31% के करीब शिया मौजूद है। जबकि बाकी का नंबर जो बचा उसके अंदर के मुसलमानों के छोटे बड़े ग्रुप फिट हो जाते हैं। और इस लेबनान के देश के अंदर ही मौजूद है वो हिजबुल्लाह, जिसको इजराइल सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी हमेशा ही इजराइल को मिटा देने की कस्में खाता रहता है। और दरअसल दोस्तों 1948 में जब इजराइल ने अपने एबलेशन का ऐलान किया था, तो सबसे ही एक के बाद एक कई वक्तों पर फ़िलिस्तीनी लोगों को अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर पलायन करना पड़ा है। जब भी फ़िलिस्तीनी लोगों को इजराइल के कब्ज़े की वजह से घर बार छोड़ना पड़ता था, तो ये घर बार छोड़ने वाले लोग कभी तो इजिप्ट की तरफ चले जाते थे, कभी तो गाज़ा पट्टी की तरफ चले जाते थे, कभी जॉर्डन, कभी लेबनान की तरफ आते थे। वक्त के साथ लेबनान में फ़िलिस्तीनी रिफ्यूजीज़ की तादाद बढ़ती चली गई, और जब ये बड़ी तादाद में हो गए तो जाहिर है अपने दुश्मन से बदला लेने के बारे में सोचने लगे और बड़े बड़े ग्रुप जन्म लेने लगे। जब यहाँ लोग और पीओले जैसे बड़े बड़े ग्रुप जन्म लेने लगे, जहाँ पर जो मौजूद छोटे बड़े ग्रुप मौजूद थे उनसे इजराइल को ऐसे ही टक्कर मिला करती थी जिस तरह के टक्कर आजकल हमास की तरफ से देखने को मिलते हैं। फिर दौर आया 1975 का, जब लेबनान अंदर से काफ़ी कमज़ोर हो गया। इसके अंदर में ही फिर सिविल वॉर शुरू हो गया जो काफ़ी लंबे वक्त चला। इजराइल ने देखा कि अंदर ही जल चक्र चल रही है, तो उसने मौका और गनीमत जाना और लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया। इजराइल का ये इरादा था कि वो लेबनान के बड़े इलाके पर कब्ज़ा कर लेगा, और फिर जब ये उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा तो यहाँ पर वो हुकूमत का तख्ता पलट करके एक नई नोट बनाएगा, अंदर ही काम करेगा। मानो लेबनान पर हुकूमत करने वाले लोग ज़ाहिरी तौर पर तो लेबनान के ही होंगे, मगर उनको कंट्रोल इजराइल से किया जाएगा। शुरुआती अटैक में इजराइल अपने मकसद में काफ़ी कामयाब भी हुआ, और वो लेबनान के ज़्यादातर इलाकों में कंट्रोल लेने में कामयाब हो गया। इवन वो साउथ का पूरा लेबनान था उस पर तो पूरा इजराइल का ही कब्ज़ा हो गया। तो लेकिन याद रहे 1975 की ये कहानी है। और 1979 में ही यानी कि 1979 में ईरान में भी क्रांति हो चुकी थी। वहाँ पर जो पुराने पूर्व वेस्टर्न गवर्नमेंट थी वो जा चुकी थी और अपने एक इस्लामी गवर्नमेंट बन चुकी थी। ईरान में हुकूमत का बदलना मानना था, मानो मिडिल ईस्ट का मानना हमेशा के लिए बड़ा बदलाव आया। ईरान में बड़ी तेज़ी के साथ लेबनान के अंदर जितने भी ऐसे लोग थे कि जो इजराइल के जंग करना चाहते थे या जंग कर रहे थे, उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और फिर उसी वक्त 1982 में इजराइल से टक्कर लेने के लिए, इजराइल को बाहर खदेड़ने के लिए एक नई ग्रुप का जन्म हुआ जिसको नाम दिया गया हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह एक शिया मुस्लिम ग्रुप है जिसके ईरान ने ही अंदरूनी तौर पर खड़ा किया था, और आज तक लगातार वो उसके खुले तौर पर मदद कर आ रहा है। धीरे धीरे हिजबुल्लाह ने ईरान के मदद से न सिर्फ लेबनान के अंदर पैर पसारने शुरू किए, बल्कि वक्त के साथ काफ़ी ताकतवर भी होता चला गया। इजराइल ने शुरुआती दौर में हिजबुल्लाह को काफ़ी हल्के में लिया। उसको लगा कि जिस तरीके से फ़िलिस्तीन के छोटे बड़े ग्रुप होते हैं, इसी तरह से ये भी एक ग्रुप है। मगर हिजबुल्लाह को हल्का लेना इजराइल के सबसे बड़ी भूल साबित हुई। हिजबुल्लाह ने उस दौर में सबसे पहले तो उन अमरीकी और फ्रांसीसी फ़ौजियों को लेबनान छोड़ने पर मजबूर किया कि जो काफ़ी लंबे वक्त से शांत स्थापित कराने के बहाने रुके हुए थे। उसके बाद उस इजराइल से लंबी जंग शुरू की जो पूरे साउथ लेबनान पर कब्जा करके बैठा था। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बारे में ये बताया जाता है कि अफ़गानिस्तान के तालिबानियों के हमेशा से ही गोरिल्ला वॉर काफ़ी एडवांस है। इजराइल से लड़ने के लिए इन्होंने काफ़ी खुफिया टनल्स वगैरह भी बनाई हुई थी। मतलब उन्हीं सुरंगों की वजह से ये टेक्नोलॉजी से एडवांस इजराइल को हमेशा चकमा दे दिया करते थे। इजराइल ने इस उभरते हिजबुल्लाह को काफ़ी दबाने की कोशिश की और इसको ख़त्म करने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। और आखिरकार सन 2000 में एक लंबी जंग के बाद न सिर्फ उसको साउथ लेबनान खाली करना पड़ा, बल्कि बगैर किसी शर्त और बगैर किसी फ़ौज को वापस इजराइल में लेकर आना पड़ा। ये हिजबुल्लाह की एक बड़ी जीत थी कि जिसको न सिर्फ वो आज तक सेलिब्रेट करता है, बल्कि अरब देशों के सामने एक मिसाल के तौर पर पेश करता है।
कुछ के देखो जो तुम ना कर सके वो हमने कर दिखाया। सन 2000 के बाद फिर 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में एक जंग देखने को मिली। इस जंग का नतीजा भी अभी इजराइल के बड़ा घातक साबित हुआ। हिजबुल्लाह की तरफ से उसको टक्कर देखने को मिली कि जिसके बारे में वो कभी गुमान भी नहीं किया था। 2006 में होने वाली इस जंग में भले ही कुछ लोग बेनतीजा मानते हो, मगर हिजबुल्लाह है वो हमेशा इसको अपनी बड़ी जीत के तौर पर देखता है। दोस्तों, सन 2000 में जब ये हिजबुल्लाह इजराइल के फ़ौज को बाहर निकालने में कामयाब हो गया था, जीत का जश्न मना रहा था, तो फिर हिजबुल्लाह के हेड की तरफ से इस स्पीच दी गई थी। फ़िलिस्तीनी लोगों को मुखातिब करते हुए कहा है, फ़िलिस्तीनी लोगों, तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथों में है। दुनिया भले ही तुम्हें अकेला छोड़ दे, मगर तुम खुद ही अपने खुद छीनी हुई ज़मीन हक़ को हासिल कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे लेबनान ने अपनी ज़मीन अपने हुकूक को हासिल किया है। ऐसा माना जाता है कि हमास के जुड़े हुए लोग भी कहीं न कहीं हिजबुल्लाह लोग भी इसी तरह की स्पीचेस से इंस्पायर हुए थे और उन्होंने इस तरह की जंगों की तैयारी शुरू की थी कि जो किस तरह की जंगें वो आज कर रहे हैं। हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने के लिए सन 2013 में अमेरिका और बाकी यूरोपियन देशों की तरफ से फैसला लिया गया, जिसके तहत हिजबुल्लाह को आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया। मगर इसका हिजबुल्लाह के ऊपर कोई असर पड़ा नहीं, क्योंकि इजराइल के लिए परेशानी की बात यह है कि हिजबुल्लाह कोई छोटा मोटा ग्रुप ऐसा नहीं है जिसके पास सिर्फ फाइटर हैं। उनको आतंकवादी घोषित कर दिए तो वो पूरी दुनिया से कट जाएंगे, बल्कि हिजबुल्लाह तो आज के दौर में पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसके अलावा अपनी एक खुद की मिलिट्री वैन भी है। लेबनान के अंदर पब्लिक का उनके अंदर भारी सपोर्ट है। लेबनान के अंदर पब्लिक का भारी सपोर्ट है और उसके बेशुमार लोग इलेक्शन जीत कर लेबनान के पार्लियामेंट में मौजूद है। बल्कि माना तो ये जाता है कि पूरा साउथ का लेबनान है, उसके अंदर तो हिजबुल्लाह अपना ही राज चलाता है। मतलब आधे से ज़्यादा लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह की अपनी ही हुकूमत है, चलती है। फ़िलहाल इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ज़बानी जंग तो हमेशा चलती रहती है और इजराइल क्योंकि हमेशा अपना इसको हमेशा बड़ा ख़तरा मानता है, इसीलिए नॉर्थ के इलाकों में हमेशा ज़्यादा एक्टिव भी रहता है। मगर आप जब ये हमास की तरफ से जंग शुरू की गई थी तो इस जंग में भी हिजबुल्लाह उन शुरुआती दिनों में से था जिन्होंने हमास पर सबसे पहले साथ दिया, जब बल्कि ये भी कहा अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो हम लोग भी इस जंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। साथ ही साथ ईरान का बयान भी आया था कि अगर हिजबुल्लाह इस जंग में कूदता है या हिजबुल्लाह इस जंग के कूदने की मजबूर किया जाता है तो ईरान भी खुलकर हिजबुल्लाह के वैसे ही साथ देगा जैसा वो हमेशा देता आया है। वैसे तो हिजबुल्लाह ऑफिशियली अभी इस जंग में शामिल नहीं हुआ है, मगर पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह से खबर आ रही है कि नॉर्थ के इलाके में, मतलब साउथ लेबनान में नॉर्थ इजराइल का इलाका है, उसमें जंग की हलचल सुनाई दे रही है। बल्कि दोनों तरफ से कई मौतों की खबर आई है, क्योंकि रुक कर दोनों ही तरफ से दूसरे पर अटैक किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इजराइल से बार बार हिजबुल्लाह के बारे में सवाल पूछा जा रहा है तो वो इस जंग में कूदा है या नहीं, या इसीलिए हमास के अलावा इस जंग में हिजबुल्लाह के इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो इजराइल अच्छे तरीके से जानता है कि ये जंग किस तरफ चली जाएगी। फ़िलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के पास भी ज़रूर शेयर करें। इसी तरीके नॉलेजेबल हिस्टोरिकल वीडियो जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।